Hello students, today we are discussing about fuel cell. Like other cell, fuel cell is also electrochemical cell. It means it converts chemical energy into electrical energy. अब केमिकल एनर्जी का सोर्स क्या है? केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय combustion of fuel. In form of fuel, we use hydrogen gas, methane gas and methanol. तो ये एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं. इनको बर्न करना है, कंबशन मतलब बर्न करना है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा फ्यूल सेल. देखो ऐसा ही प्रोसेस सेम थर्मल पावर प्लांट्स में भी होता है. थर्मल पावर प्लांट्स में फर्स्ट फ्यूल्स बर्न होते हैं, देन हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस हीट एनर्जी का यूज करते हैं हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए. देन स्टीम टरबाइन की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बट उसकी एफिशिएंसी होती है 40% और फ्यूल सेल की एफिशिएंसी है 70%. सो ये थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा बेटर है. अब अपने इसकी स्ट्रक्चर ले रहे हैं. फ्यूल सेल में भी अदर सेल की तरह दो इलेक्ट्रोड्स हैं. दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं कार्बन के. एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव, एंड दीज कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर पोरस. दैट कंटेनिंग कैटलिस्ट. प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट का इसमें यूज हो सकता है. इसी के अराउंड जो कंटेनर है, उस कंटेनर में दो डिफरेंट टाइप की गैसेस एंटर करवाते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल इट मीन्स कैथोड. कैथोड की साइड से एंटर होगी ऑक्सीजन गैस और नेगेटिव टर्मिनल इट मीन्स एनोड. एनोड से एंटर होगी हाइड्रोजन गैस और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम फिल करेंगे एक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब इसके अंदर कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शंस होंगी? फर्स्ट हम ले रहे हैं एट एनोड. एनोड पे पता है हमें कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन का. तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन सी गैस का यूज होगा? हाइड्रोजन, बिकॉज एनोड के साइड में हाइड्रोजन गैस एंटर हुई. हाइड्रोजन गैस का जब ऑक्सीडेशन होगा इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर बिकॉज एड ऑफ ऑक्सीजन. साथ में रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन. अब इसमें क्या चीज ऐड होगी? हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोलाइट के OH माइनस से रिएक्ट करेगी, तभी प्रोड्यूस होगा वाटर एंड इलेक्ट्रॉन. अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर रहे हैं. एयर इज 2s2 4OH माइनस और फॉर्म हो जाएगा 4s2O और 4 इलेक्ट्रॉन. नाउ एट कैथोड. कैथोड पे प्रोसेस होता है रिडक्शन का और कैथोड के साइड में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन गैस रिडक्शन का प्रोसेस है, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा 4 इलेक्ट्रॉन और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसमें ऐड होंगे एंड इट फॉर्म 4 हाइड्रोक्साइड आयन. जब हम पूरी रिएक्शन का टोटल ओवरऑल रिएक्शन देखें तो यहां पर फॉर्म हुआ 2H2 प्लस O2. यहां लेफ्ट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो राइट साइड के 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे. सेम थिंग यहां पर लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, राइट साइड में भी 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो क्या फॉर्म होगा? लेफ्ट साइड 2 वाटर मॉलिक्यूल है और राइट में 4, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 2.
तो ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइंड होके फॉर्म कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल वाटर के, प्लस इसमें एनर्जी भी जनरेट होगी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो इस फ्यूल सेल का एक एडवांटेज तो यही है कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। जनरली थर्मल पावर प्लांट्स में हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, बट फ्यूल सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है, सो इट डजंट कॉज एनी पॉल्यूशन। सेकेंड थिंग, इसमें यही प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स फॉर्म करते हैं, तो कंटिन्यूअस सप्लाई होने से ये सेल कभी भी डेड नहीं होता, आप कंटिन्यूअसली इसे यूज कर सकते हो। इस सेल का यूज करते हैं हम मेनली अपोलो मून फ्लाइट्स के अंदर। देखो स्पेस के अंदर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हाइड्रोजन गैस का कंबशन करते हैं और उससे जो केमिकल एनर्जी जनरेट होगी उसको फ्यूल सेल की हेल्प से कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। साथ में इसमें रिलीज हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, उसका भी यूज हो जाता है। तो इसका मेन पर्पस, मेन यूज हो गया अपोलो मून फ्लाइट्स के अंदर। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, इसमें यूज हो रही है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो लो टेम्परेचर पे इन गैसेस मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस को हैंडल करना डिफिकल्ट है। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोरोजन। इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है। कोरोजन इट मीन्स डिकेइंग और ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू attack of atmospheric gases. Like oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide and moisture. There are lot of examples of corrosion like rusting of iron, tarnishing of silver एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कंटेनर्स। बट हमें ओनली डिस्कस करना है रस्टिंग ऑफ आयरन, बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। कैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है? रस्टिंग के टाइम आयरन के ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या प्रोसेस होता है? देखो आयरन क्या है? मेटल है, सो इट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो जाता है Fe+2 के अंदर। सेकेंड साइड जो आयरन की रस्टिंग होनी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। तो वाटर वेपर क्या करता है? वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कंबाइंड होके एसिड बना लेता है। इट इज अ कार्बोनिक एसिड H2CO3। जब ये एसिड डीकम्पोज होगा तो फॉर्म होगा H+ और कार्बोनेट आयन, या अदर एसिड जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो डीकम्पोज होके क्या फॉर्म करेंगे? H+। यही H+ आयन O2 के साथ रिएक्ट होंगे, प्लस उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होंगे और वो फॉर्म कर लेते हैं वाटर। यही वाटर फर्दर क्या करेगा? Fe+2 का ऑक्सीडेशन करेगा जिससे फॉर्म हो जाएगा Fe+3। फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स Fe+3 से कंबाइंड होके फॉर्म कर लेंगे Fe2O3.X H2। इट इज अ रस्ट। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एक साइड आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया, इट मींस कौन सा प्रोसेस हो गया? ऑक्सीडेशन का। सेकेंड साइड ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया और कन्वर्ट हो गए वाटर में। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मींस रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। क्या हो रहा है इसके अंदर? एनोड पर Fe इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड यानी रिडक्शन के प्रोसेस में क्या हो रहा है? O2 H+ आयन जो एसिड की वजह से
देखो रस्टिंग के लिए एक फिनोमेना, एक फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल है दैट इज H+, इट मीन्स एसिडिक नेचर। अगर H+ अवेलेबल नहीं है तो आयरन की रस्टिंग नहीं होगी। तो ये O2H+ से रिएक्ट करेगा प्लस इलेक्ट्रॉन से N फॉर्म करेगा वाटर। जब रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ आता है O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो रहे हैं 2s2 के अंदर। अगर हमें पूरी रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन चेक करनी है तो लेफ्ट साइड 4 इलेक्ट्रॉन है तो राइट साइड भी 4 होने चाहिए। यहाँ पर कितने लिखे हैं 2, तो इसलिए मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्या हो जाएगा 2Fe, कन्वर्ट हो रहे हैं 2Fe+2 में और 4 इलेक्ट्रॉन। तो पूरी रिएक्शन क्या हो गई 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। राइट साइड क्या बचेगा 2Fe+2 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। यही Fe+2 फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइंड होके क्या फॉर्म कर लेगा, रस्ट। क्लियर। इसके अंदर क्या हो रहा है, Fe पहले Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये जनरल प्रोसेस है। मॉइस्चर की प्रेजेंस के अंदर Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है और वो एट लास्ट फॉर्म करेगा Fe2O3.X2, इट इज द रस्ट। और रस्ट एक सॉल्युबल कंपाउंड है, तो जैसे ही आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे रस्ट की फॉर्मेशन होगी तो ये सॉल्युबल होने की वजह से वाटर के साथ में रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही रिमूव होगी रस्ट तो अगेन आयरन की जो लोअर फ्रेश सरफेस है वो अगेन ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, उसका फर्दर रस्टिंग होगी, उसका भी रस्टिंग रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एट लास्ट कंप्लीट जो आयरन का ऑब्जेक्ट है वो एंड हो जाएगा। सो इस रस्टिंग से आयरन के ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्रिवेंट करना है उससे रिलेटेड मेथड्स स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट प्रिवेंशन मेथड है बैरियर मेथड। बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। देखो पेंट अप्लाई करने पर क्या होगा, आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे पेंट अप्लाई करने पर आयरन डायरेक्टली ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और रस्टिंग की फॉर्मेशन नहीं होगी। सेकेंड मेथड है बाय अप्लाइंग सम एंटी रस्ट केमिकल्स। इसके एग्जांपल्स हैं एल्केलाइन, क्रोमेट एंड एल्केलाइन फॉस्फेट। जैसे ही हम इन केमिकल्स को आयरन की सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो आयरन फॉर्म करता है कंपाउंड्स आयरन क्रोमेट और आयरन फॉस्फेट, और ये कंपाउंड्स क्या हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। सो ये क्या रहेंगे, आयरन की सरफेस पे डिपॉजिट रहेंगे, जिससे क्या होगा लोअर साइड का जो आयरन है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। थर्ड मेथड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और मैग्नीशियम ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। क्या है, मैग्नीशियम और जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर इनकी सरफेस से कवर्ड कर दे आयरन के ऑब्जेक्ट्स को तो इनका ऑक्सीडेशन होगा, इट मींस ये डिस्ट्रॉय होंगे लेकिन आयरन के ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। इनका ऑक्सीडेशन होने पर वो आयरन की ऑब्जेक्ट्स को एज अ सरफेस, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर कवर्ड कर लेंगे। तो अब आयरन को सेव करने के लिए मैग्नीशियम और जिंक ने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस। सो ये है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। और लास्ट मेथड है कैथोडिक प्रोटेक्शन। जनरली ये मेथड यूज करते हैं अंडरग्राउंड के जो आयरन के पाइप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो इसके अंदर करना क्या है, आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अगेन
हाईली रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम से कवर्ड करना है। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आयरन से ऊपर है। इट मीन्स अब इनका होना है ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे। ऑक्सीडेशन होना है तो ये एज अ एक्ट करेंगे एनोड की तरह। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता बिकॉज उससे हाईली रिएक्टिव मेटल बैठे हैं। तो ऑफ कोर्स आयरन का क्या होगा, रिडक्शन। और अगर आयरन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो आयरन को हमने इस प्रोसेस के अंदर क्या बना दिया, एज अ कैथोड। सो ये है कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।